तो बेटे नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनका एक्सोस्केलेटन। तो ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के ऊपर नोट लिखें। तो एक्सटर्नल जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन मतलब कि ज़र्रा बख्तर की तरह से बॉडी को बाहर से कवर करता है। ज़र्रा बख्तर आप लोग बखूबी समझते हैं, ड्रामे से पहले बच्चों को नहीं पता चलता था ज़र्रा बख्तर क्या चीज़ होती है, वो आपको पता है। तो ये डिफरेंट प्लेट्स या पीसेस से मिल के बनता है, क्योंकि अगर ये वन पीस ही होगा उसके अंदर एनिमल को मूव करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसको एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल कहते हैं। इसके अंदर एनिमल बंद होता है। एक्सोस्केलेटन को इसकी सक्सेस का एक मेजर रीज़न कहा जाता है, क्योंकि ये इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है। ये वाटर के लॉस को रोकता है, क्योंकि काइटन के अंदर से पानी नहीं गुजर सकता। इंसेक्ट को अगर आप पानी में डुबोएंगे तो पानी इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, और अगर इसको धूप में रखेंगे तो पानी इसकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा इसके एक्सोस्केलेटन के साथ ही इसके मेजर मसल्स अटैच होते हैं, जिससे इसकी टांगें चलती हैं या इनके विंग्स वगैरह मूव करते हैं। एक्सोस्केलेटन बॉडी की सारी सरफेसेस को कवर करता है और कई जगह से अंदर कोई दबा भी होता है, जैसे कि इसके डाइजेस्टिव ट्रैक का अगला और आखिरी वाला हिस्सा। तो एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है और इसको एपिडर्मल सेल्स की एक सिंगल लेयर है वो सेक्रीट करती है। तो जब ये सेक्रीट होता है उस वक्त ये सॉफ्ट होता है, बाद में ये सख्त हो जाता है। तो एपिडर्मस चूँकि स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर एपिडर्मस के ऊपर काइटन की यानी कि एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है। अब चूँकि एपिडर्मस फर्दर एक लेयर के नीचे आ गई, इसलिए इनकी एपिडर्मस को हाइपोडर्मस भी कहा जाता है। हाइपो का मतलब नीचे वाला। तो ये इसकी डायग्राम है। क्यूटिकल ये एक्सोस्केलेटन, ये एक आर्थ्रोपोड यानी कि क्रस्टेशियन का मेंबर होता है, जिसको क्रैब यानी कि केकड़ा कहा जाता है। तो एक केकड़े का जो एक बाजू है उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसके लिए इसको प्रोक्यूटिकल, फिर उसके बाद एंडोक्यूटिकल, इसके ऊपर एपीक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल, ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं। फिर उसके बाद ये इसकी प्रिंसिपल लेयर है, ये नीचे मेम्ब्रेनस लेयर, और ये इसके नीचे जो ब्लू कलर के सेल्स हैं ये है एपिडर्मस। अब ये एपिडर्मस ब्लू वाली लेयर चूँकि येलो वाली लेयर के नीचे है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए एपिडर्मस को हाइपोडर्मस भी कहा जाता है। ये इसके ऊपर डिफरेंट ग्लैंड की ओपनिंग्स हैं, मतलब कि ग्लैंड नीचे होता है और इसकी ओपनिंग ऊपर होती है। डिफरेंट सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये इसके ऊपर सीटा होता है। सीटा सिंगल है, सीटी इसकी जमा होती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंट सेंसरी फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाली डायग्राम मिलर एंड हार्ले बुक के ऊपर, आपके नोट्स के ऊपर भी ये बनी हुई है। तो सेम वही चीज़ है, इसके अंदर ये सीटा दिखाए गए हैं, एपीक्यूटिकल है, और उसके बाद इसके नीचे वाली लेयर प्रोक्यूटिकल है। तो वो एक चीज़ देखनी है कि एपीक्यूटिकल वाली लेयर सख्त होती है, उसके नीचे पिगमेंटेड प्रोक्यूटिकल मतलब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के कलर पिगमेंट्स होते हैं, सख्त वाली लेयर होती है। उससे बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर है ये भी प्रोक्यूटिकल है, ये लेकिन सॉफ्ट वाली लेयर होती है। उसके बाद हाइपोडर्मस और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ये कंपैरेटिवली सख्त होती है। मतलब ये कि सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी ऊपर वाली लेयर्स और नीचे वाली लेयर्स थोड़ी सख्त होती हैं और ये वाली लेयर इसकी सॉफ्ट होती है। तो यही इसकी डिटेल कि एक्सोस्केलेटन की दो लेयर्स होती हैं। एपीक्यूटिकल इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है। तो पानी वगैरह इसके अंदर से नहीं गुजर सकता, और किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर दे आर बैक्टीरिया और वायरसेस वो भी इसके अंदर से नहीं गुजर सकते। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल जिस तरह से पेस्टिसाइड होते हैं, कीड़े मार स्प्रे जो होती है, वो भी इस लेयर के अंदर से नहीं गुजर सकती और इंसेक्ट के ऊपर उसका असर नहीं होता। तो एक्सोस्केलेटन का ज़्यादा हिस्सा एपिक्यूटिकल से नीचे वाली लेयर में होता है, उसको प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। क्रस्टेशियन के अंदर जो मतलब ये केकड़े वाला जो ग्रुप है जिसके अंदर क्रेफिश वगैरह भी आते हैं, उन्हीं के अंदर ही प्रोक्यूटिकल को एंडोक्यूटिकल भी कहा जाता है। प्रोक्यूटिकल बनती है काइटन से, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इसकी जो नेचर होती है सख्त होता है और लेदर लाइक होता है। मतलब कि सख्त भी होता है फिर भी ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके साथ कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिससे मिलके ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की शक्ल ले लेता है और कई तरह के एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है।
तो प्रोक्यूटिकल जब बनती है तो सॉफ्ट होती है, लेकिन बाद में ये सख्त हो जाती है। इस प्रोसेस को स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। और बाज़ औक़ात इसके अंदर इंसेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट और डिफरेंट मिनरल साल्ट जमा करके इसको मज़ीद सख्त और मोटा कर लेते हैं। तो स्क्लेरोटाइजेशन एक टैनिंग प्रोसेस है। टैनिंग कहते हैं चमड़े वगैरह को कलर करने को। इसके अंदर जो प्रोटीन की लेयर्स हैं जिससे ये लेयर बन रही है, वो आपस में केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाती हैं। इससे ये होता है कि जो एक्सोस्केल्टन है सख्त हो जाता है और उसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता गहरा होना शुरू हो जाता है। तो इंसेक्ट्स के अंदर और बाकी आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो बॉन्डिंग वाला काम है, ये प्रोक्यूटिकल के बाहर वाले हिस्से के अंदर होता है। तो क्रस्टेशियन का जो एक्सोस्केल्टन है ये स्क्लेरोटाइजेशन से हार्ड हो जाता है, चूँकि पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके इसको प्रोक्यूटिकल के दरमियान वाले हिस्से के अंदर ये जमा कर देते हैं, जिससे इनका एक्सोस्केल्टन मज़ीद सख्त और मजबूत हो जाता है। और कुछ इसमें प्रोटीन्स होते हैं जिससे इसका रेजिलियंट स्ट्रक्चर बनता है। अगर इसका एक्सोस्केल्टन किसी जगह से दबता है तो फिर ये उसको लिवर की तरह से यूज़ करते हैं। जिस तरह से मतलब कि प्लास्टिक की कोई चीज़ है, प्लास्टिक का स्केल है, उसको थोड़ा सा बेंड करके छोड़ते हैं तो वापस अपनी शेप पे आने के लिए वो घूम के थोड़ा दूर जाके गिरता है। तो ये अपने एक्सोस्केल्टन को इसी तरह से लिवर की तरह यूज़ करते हैं, या कैच मैकेनिज़्म यानी कि किसी चीज़ को स्प्रिंग को पीछे दबा के छोड़ना, जैसे ऐसे। तो उससे ही ये लंबे लंबे जंप लगाते हैं। इनके विंग्स भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर फ्लैप करते हैं। और प्रोक्यूटिकल के जो अंदर वाले हिस्से होते हैं ये सख्त नहीं होते। रीज़न इसका ये है कि अगर ये प्रोक्यूटिकल के अंदर वाले हिस्से भी सख्त हो जाएंगे तो ये टोटली वन पीस आर्मर, यानी कि इस तरह का ज़र्रा बख्तर जो कि सिंगल वन पीस के अंदर है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट तो करेगा लेकिन उसके अंदर एनिमल चाल फिर नहीं सकता। इसलिए इसके अंदर वाली लेयर जो होती है वो सॉफ्ट होती है, ताकि इसको मूव करते हुए कोई ज़्यादा मसला ना आए। तो एक्सोस्केल्टन जो कि एनिमल के साथ ग्रो नहीं करता, इसलिए टाइम टू टाइम अपना पुराना एक्सोस्केल्टन उतार देते हैं, नीचे से नया निकल आता है जो कि पहले से थोड़ा बड़ा होता है। इस प्रोसेस को एक्टाइसिस या मोल्टिंग कहा जाता है। उसके बाद जो इनका एक्सोस्केल्टन है ये कई जगह से अंदर को दबा होता है, जिससे ऊंचे नीचे रिजेस या बार्स की तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके साथ इसके मसल्स अटैच होते हैं। एक्सोस्केल्टन की एक और मॉडिफिकेशन होती है जो कि इसके अंदर जॉइंट्स बनते हैं। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे प्रोक्यूटिकल बारीक होती है और सॉफ्ट होती है। तो वहाँ से इनका एक्सोस्केल्टन है वो मुड़ जाता है, या इनकी टांगों के वो वाले हिस्से जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पे भी इसकी जो प्रोक्यूटिकल वाली लेयर होती है वो बारीक और सॉफ्ट होती है, इसलिए इनकी टांगें वगैरह वहाँ से जॉइंटेड होती हैं, वहाँ से मुड़ जाती हैं। एक्सोस्केल्टन की जो बाकी की मॉडिफिकेशंस इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स आते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स जितने भी हैं इनके लिए कलेक्टिव वर्ड यूज़ किया जाता है, उनको सेंसीला कहा जाता है। अब सेंसीला आगे कई तरह के होते हैं। ये पैग्स यानी कि ऊपर उभरे हुए कॉन्टी की तरह के, ब्रिसल यानी कि सख्त हेयर लाइक, या फिर इनके जो आई लेंसेज होते हैं। और इसके अलावा एक्सोस्केल्टन में छोटे सुराख होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं। तो ये एक्सोस्केल्टन है और ये वो वाला रीजन दिखाया गया है जो कि अंदर को बैंड है। इसके साथ इसके अब मसल्स भी अटैच। अब दो तरह के मसल हैं, एक होते हैं फ्लेक्सर मसल, एक होते हैं एक्सटेंसर। मतलब कि उसको आगे को पुल करते हैं, दूसरे उसको वापस उसकी पुरानी जगह पे ले आते हैं। तो एक्सोस्केल्टन के अंदर आगे जो कि बताया गया कि ये नॉन लिविंग होता है, इसलिए ये एनिमल के साथ साथ ग्रो नहीं करता। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये कि आपके अपने जो कपड़े, जैकेटें, जर्सियाँ वगैरह होती हैं ये टाइम के साथ आपको छोटी हो जाती हैं। तो एक्चुअल में ये कपड़े छोटे नहीं होते, आप खुद बड़े हो जाते हैं और उन कपड़ों की कैरिंग कैपेसिटी से इंक्रीज़ कर जाते हैं। इस तरह से फिर आपको नई जैकेट्स लेनी पड़ती हैं, इनको भी अपना पुराना एक्सोस्केल्टन उतार के नए वाला एक्सोस्केल्टन लेना पड़ता है। तो वो लेते हैं ऐसे कि उसको खुद ही बनाते हैं। इस प्रोसेस को एक्टाइसिस कहते हैं। ग्रीक वर्ड एक्टाइसिस का मतलब होता है गेटिंग आउट, मतलब बाहर निकलना। तो ये अपना पुराना एक्सोस्केल्टन उतार के उससे बाहर निकल आते हैं, इनके अंदर नया एक्सोस्केल्टन बन जाता है, मतलब पुरानी लेयर ऊपर से उतर जाती है, नीचे नई लेयर निकल आती है।
और शुरू में उसका कलर हल्का होता है, ये सॉफ्ट होता है, जो कि बाद में सख्त और डार्क कलर का हो जाता है। तो एक्टाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एंजाइम हाइपोडर्मस से सेक्रीट होते हैं और इससे पुरानी प्रोक्यूटिकल लेयर मतलब मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, जिससे हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन आपस में अलग-अलग हो जाते हैं। ये फिगर 14.5 ए और बी है। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर के अंदर ये एंजाइम आ गया जिसने ऊपर वाली नीचे वाली लेयर को पैदा करना शुरू कर दिया। दूसरे पॉइंट के अंदर नई वाली प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनती हैं। ये फिगर 14.5 सी और डी है। इसमें ये नए वाली प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बन रही है। पुरानी ऊपर से उतर रही है, नीचे वाली बन रही है। अच्छा, एक चीज़ देखें कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन जो नई वाली बन रही है सीधी नहीं है, इस तरह से इकट्ठी हुई है। रीज़न इसके पीछे ये होता है कि पुराना एक्सोस्केलेटन छोटा होता है, जो नया बन रहा है ये उससे साइज़ में बड़ा होता है। उतनी ही जगह में फिट आने के लिए ये इस तरह से फोल्डेड होता है। जब पुराने वाला ऊपर से ये वाला उतर जाता है तो फिर ये इस तरह खींच के सीधा हो जाता है और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 3, पुराना एक्सोस्केलेटन टूट के उतर जाता है। इसके ऊपर पहले इस तरह की मतलब कि एक्डाइसल लाइंस या इस तरह के एरियाज़ होते हैं जहाँ से इसकी प्लेट्स आपस में लूज़ हो जाती हैं और फिर ये उतर जाता है। इसको मज़ीद पुश करने के लिए एनिमल अपनी बॉडी के अंदर हवा भरता है, या फिर अगर वो पानी के अंदर रह रहा है तो बॉडी में पानी भरता है, जिससे इसकी बॉडी फैल जाती है और ये ऊपर से ढीला होके उतर जाता है। इसके अलावा प्रोक्यूटिकल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि मज़ीद एपिक्यूटिकल सेक्रीट करते हैं। तो ये फिगर 14.5 ई है। तो 14.5 ई के अंदर ये पुरानी वाली जो एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल उतर गई, ये नीचे से नई वाली आ गई और ये वो वाले पोर्स हैं जो नई एपिक्यूटिकल सेक्रीट कर देते हैं इसके। और पॉइंट नंबर 4 आखिर के ऊपर आकर ये अपने नए एक्सोस्केलेटन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं या स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस से, यानी कि प्रोटीन की डिफरेंट लेयर्स को आपस में जोड़ के अपने नए वाले एक्सोस्केलेटन को सख्त कर लेते हैं। तो ये सख्त भी हो जाता है, इसका कलर भी डार्क हो जाता है। तो ये वाला प्रोसेस है, ये चंद घंटे से लेके कई दिन के अंदर कंप्लीट होता है। मतलब इसकी बहुत सारी स्पीशीज़, कुछ के अंदर चंद घंटे लगते हैं, कुछ में कई दिन लगते हैं। और अगर आप में से मतलब कि कुछ बच्चों की ऑब्जर्वेशन शार्प है तो आपने देखा होगा कि जो घर में कॉकरोच निकलते हैं ये मैरून से कलर के होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दिन में आपको एक कॉकरोच नज़र आता है, इसका कलर वाइट या ऑफ वाइट होता है। तो वो कॉकरोच साइज़ वगैरह और हर चीज़ में वैसा ही होता है, मतलब कि अब दूसरों की तरह से, लेकिन कलर का फ़र्क होता है। तो वो वाला कॉकरोच होता है जिसने अभी अपना पुराना एक्सोस्केलेटन उतारा और नीचे से नया निकला जो कि अभी हल्के कलर का है। तो कॉकरोच चूँकि खुश्की में रहता है, इस करके अपनी डाइट के अंदर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने एक्सोस्केलेटन में जमा करता है, जिससे उसका कलर डार्क हो जाता है। तो ये जो मोल्टिंग वाला प्रोसेस होता है, इस दौरान चूँकि आर्थ्रोपोड के ऊपर से सख्त वाला एक्सोस्केलेटन उतर गया होता है, इसलिए ये प्रेडेटर के निशाने पे होता है। मतलब दूसरे इंसेक्ट ही या दूसरे एनिमल इसको आसानी से खा सकते हैं क्योंकि इसका ज़र्रा बख्तर ऊपर से उतर गया। इसलिए ये नॉर्मली मोल्टिंग के प्रोसेस के दौरान किसी दरार वगैरह में या सुराख में छुपे रहते हैं और जब तक अपने आप को कम्प्लीटली सेट नहीं कर लेते, मतलब कि अपना नया एक्सोस्केलेटन ठीक नहीं कर लेते, ये वहाँ से बाहर नहीं निकलते। दूसरी चीज़, ये सारे का सारा प्रोसेस, यानी कि ये जो पुराना एक्सोस्केलेटन लूज़ होकर उतर जाता है और नीचे से नया निकल आता है, ये सारे का सारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब इतना सीधा नहीं, जैसे हमने पढ़ा, इसको डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं वो मिलके कंट्रोल करते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स हैं इस चैप्टर के अंदर आगे आएंगी। तो पेपर बी के अंदर इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो नहीं दी गई, वो पेपर सी के अंदर है। तो मैंने वहाँ से आपके इधर ये पेस्ट की थी, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आएगी, मैं आपको बता दूँगा। तो आप लोग ये ज़हमत कीजिएगा कि उसको पेपर पे बना के, या मिलर हार्ले की बुक के अंदर है वहाँ से देख के बना के
उसको अपने नोट्स या बुक्स के अंदर साथ पेस्ट कर लें, ताकि अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आए, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है मोल्टिंग के प्रोसेस के ऊपर नोट, जिसमें आपने उसका हार्मोनल कंट्रोल भी बताना है, तो तब साथ आप वो डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम उसके पूरे जो क्वेश्चन की मतलब थ्योरी है उसकी समरी है, और अगर आपको डायग्राम आती है तो आप पूरा क्वेश्चन उसको देख के खुद ही लिख लेंगे, इसलिए उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। खैर, आर्थ्रोपोड की कामयाबी के अंदर जो तीसरा फैक्टर है वो मेटामॉर्फोसिस ही है, कि इसकी वजह से एडल्ट और इमेच्योर स्टेजेस, इनकी डाइट और इनका हैबिटेट आपस में बदल जाते हैं। इवन अगर हैबिटेट सेम भी हो तो इनकी डाइट अलग-अलग होती है। इस वजह से इनके दरमियान में कंपटीशन नहीं आता। आप इसकी आसान एग्जांपल ये समझें कि ये जो कॉमन हाउस फ्लाई होती है, जो घर में मक्खी होती है, तो ये खाने वाली चीज़ों के ऊपर, या मतलब कि कोई भी गली सड़ी चीज़ इसको मिल जाए उसके ऊपर फीड करती है। इसके बरक्स जो इसके बच्चे होते हैं, सुंडी की शेप के लार्वे, जिनको मैगट्स कहा जाता है, वो गले सड़े जो गोश्त के अंदर पाए जाते हैं वो उसको ही खाते हैं। क्योंकि अब एडल्ट और लार्वे ना तो एक जगह पे रह रहे हैं और ना ही एक चीज़ को खा रहे हैं, इसलिए इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन पैदा नहीं होता। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, इसके अंदर एडल्ट और लार्वल फॉर्म्स के अंदर बड़ा नुमाया फ़र्क पाया जाता है, और अंडे से निकलने से लेके एडल्ट तक पहुंचने तक ये इनके अंदर बड़े ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, और इसमें से हर स्टेज अपनी प्रीवियस स्टेज से इंटायरली डिफरेंट होती है, उसका रोल भी डिफरेंट होता है और उसकी डाइट भी डिफरेंट होती है। तो मेन इसका फ़ायदा इनको यही होता है कि एडल्ट और इमेच्योर स्टेज के दरमियान में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हाउस फ्लाई की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी, जो आपकी बुक के अंदर एग्ज़ाम्पल दी गई है ये है क्रैब्स की, यानी कि केकड़े की। तो मैरीन हैबिटेट के अंदर बॉटम पे पाए जाते हैं, और ये या तो ज़िंदा जानवरों को पकड़ के खाते हैं, या फिर पानी में कोई जानवर जिस तरह से बड़ी फ़िश वगैरह, या कोई दूसरा जानवर मार के पानी में डूब गया और नीचे चला गया, ये उसको खाते हैं। लेकिन इसके जो लार्वे होते हैं ये प्लैंकटन के ऊपर, यानी कि पानी में मौजूद छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। इसी तरह से जो बटरफ्लाइज़ या मॉथ यानी कि पतंगा होता है, इसके जो एडल्ट्स होते हैं ये फ्लावर के अंदर से नेक्टर पे फीड करते हैं। इनके मुंह में लंबी वो कॉइल वाली ज़ुबान होती है, और इसके जो बच्चे होते हैं उसको कैटरपिलर कहते हैं। तो वो सुंडी की शक्ल के अंदर होते हैं, वो पत्ते, सब्जियां या फ्रूट खाते हैं और उनको ख़राब करते हैं। तो जो आपको गोभी में से, बैंगन वगैरह में से या भिंडी के अंदर से सुंडियाँ निकलती हैं, वो बेसिकली ये बटरफ्लाइज़ और मॉथ जो होते हैं इनके लार्वे होते हैं। अब इसमें एडल्ट और इमेच्योर स्टेजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी फ़ूड भी डिफरेंट है और इनका हैबिटेट भी डिफरेंट है। मतलब कि बटरफ्लाई इधर उधर उड़ती है और फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर पे फीड करती है। इसके बच्चे यानी कि इसके जो लार्वे हैं वो फलों, सब्जियों वगैरह को ख़राब करते हैं और उनके अंदर रहते हैं। इसलिए ना तो ये एक दूसरे की लिविंग स्पेस को डिस्टर्ब करते हैं, ना एक दूसरे की जो फीडिंग मटेरियल्स हैं उनको इंटरफेयर करते हैं। तो कुछ आर्थ्रोपोड और दूसरे एनिमल्स के अंदर जो लार्वा है ये इसकी डिस्पर्सल स्टेज भी होती है, यानी कि लार्वे की फॉर्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रैवल करके चले जाते हैं। तो कुछ के अंदर लार्वा बज़ाते खुद स्विम कर सकता है, या पानी के अंदर वैसे फ़्लोट होके चला जाता है, या किसी फ्रूट या वेजिटेबल वगैरह के अंदर चला जाता है। अब मसलन ये कि आपको कई एग्जांपल्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ते वगैरह, इनको जितना मर्ज़ी एयर टाइट जार के अंदर रख लें, इनके अंदर वो सुसरियाँ वगैरह और इस तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वो कीड़े कहीं बाहर से नहीं आते, वो उनके बच्चे अंडों की फॉर्म में, लार्वे की फॉर्म में पहले ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो डेट्स यानी कि खजूरें होती हैं, इनको जितना मर्ज़ी एयर टाइट जार के अंदर रखें, इनमें भी कुछ टाइम के बाद सुंडियाँ आ जाती हैं। तो वो कहीं बाहर से नहीं आती, उनके अंडे ऑलरेडी अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बस उसके अंदर से बच्चे निकल आते हैं। तो ये क्रैब के मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस हैं, जिसको भी हमने पढ़ा है। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैं दूसरी बुक से ऐड की है। तो ये इसकी एग वाली स्टेज है, उसके बाद लार्वा बंदर, इसको जोइया लार्वा कहते हैं। उसके बाद अगली लार्वल स्टेज इसको मेगालोपा कहा जाता है, जुविनाइल क्रैब है, और ये एडल्ट क्रैब है।
तो एडल्ट क्रैब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे जानवर, फिशेज़ और इस तरह की चीज़ों को खाते हैं, या मरा हुआ जानवर उसके गोश्त को जो गल सड़ गया उसको खाते हैं। उसके बरक्स ये जो इसकी लार्वल स्टेजेस होती हैं ये पानी की ऊपर वाली लेयर्स में पाए जाते हैं और छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो लार्वल स्टेजेस पानी की ऊपर वाली लेयर्स में रह रही हैं और एडल्ट स्टेजेस पानी की नीचे वाली लेयर यानी कि बॉटम में रह रही हैं। तो एक दूसरे के हैबिटेट या एक दूसरे की फीडिंग हैबिट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करते।